हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश। और मैं हूँ सुनील कुमार। साथियों, इधर पिछले वीडियोस के कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए। उन्होंने कहा कि सर वोकेबलरी के लिए कुछ करिए, है ना, वर्ड्स को कैसे रिटेन किया जाए, मेमोरी को कैसे याद रखा जाए लंबे समय तक, इसके लिए कुछ बताइए। तो आइए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट वेज, है ना, फॉर वोकेबलरी बिल्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। मेरे हिसाब से ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी लगता होगा, क्योंकि किसी भी भाषा में वर्ड मीनिंग्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, ये आप भी समझते हैं। अगर वर्ड के मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो भाषा को समझने में दिक्कत होगी। लिखे हुए को पढ़ के नहीं समझ सकते, कोई बोल रहा है तो नहीं समझ सकते, इसलिए वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये उठता है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो हमारे लिए कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट? वर्ड्स तो बहुत सारे, तो क्या सारे वर्ड्स को याद कर ले आप? क्या ये संभव है? दूसरी बात, वर्ड्स को जब याद करने की बात करते हैं, बहुत सारे लोग वोकेबलरी जो बताते हैं कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स देते हैं, बोले इसे याद कर। तो प्रैक्टिकली ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि जब आप वर्ड्स को याद करते तो कुछ दिनों तक तो आपको याद रहेंगे, फिर भूलना भी शुरू करते। तो आखिर उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आइए इन्हीं सब बातों की आज चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को, आज के वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज का ये वीडियो आपके अंग्रेजी की समझ में बिल्कुल रेवोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि आज मैं बता रहा हूं कि वर्ड्स कहां से आपको लेने हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पेपर में दिखेंगे वो वर्ड्स। और दूसरी बात कि वर्ड मीनिंग को कैसे लंबे समय तक आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं। इसलिए साथियों, शुरू से अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो का पूरा फायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे लिखा मैंने वोकेबलरी बिल्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। वोकेबलरी कैसे बनाना और याद में कैसे उसको बनाए रखना। तो पहला सवाल उठता है, अहम सवाल, विच वर्ड्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि आखिर हमारे लिए कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए लेवल्स मैंने लिख दिए हैं, 3 लेवल्स में बांटा है मैंने। एक शुरुआती प्राइमरी लेवल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप जब कुछ पढ़ते होंगे अखबार में या कहीं किसी बुक में, तो आपको लगता होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, बार बार आपको मिलते हैं, लेकिन उसके मीनिंग आपको नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे वर्ड्स पे पकड़ बनानी है। ये कहाँ से मिलेंगे आपको? तो आप किसी भी बोर्ड के, हैं, स्कूल के इंग्लिश के कोर्स बुक स्टैंडर्ड 2 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक, उसके वर्ड्स आप इकट्ठा करें। कोई भी बोर्ड हो, CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE, कोई भी। तो पहला लेवल आपका ये होगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स ज्यादा मिलते हैं किसी भी राइटर को, किसी भी लिखी बात में ज्यादातर संख्या ऐसे शब्दों की होती है। इसलिए पहले अगर ऐसे शब्द पे पकड़ बनाएंगे तो मामला बहुत हद तक पकड़ लेगा। अब आ जाओ, दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट लेवल, बीच वाला। यानी इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एग्जाम प्रीवियस ईयर, मान लो आप PO के एग्जाम दे रहे, क्लर्क के एग्जाम दे रहे, बैंक के, SSC के एग्जाम दे रहे, NDA के एग्जाम दे रहे, किसी का भी एग्जाम दे रहे, तो उसके पिछले 8 साल के जो आए हुए क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें भी खासकर कहाँ से वर्ड्स मिलेंगे आपको? क्लोज टेस्ट है, खाली स्थान होते, नीचे साफ दिए होते, 4-5 आपको भरने होते, नंबर होता खाली स्थान, वो सारे वर्ड्स। दूसरा आपका सेंटेंस फिलर्स होता है, सेंटेंस दिए होते हैं, उसमें भी वर्ड्स भरने होते हैं, नीचे ऑप्शन होते हैं उन वर्ड्स को। और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वाला, जिसपे क्वेश्चन दिया रहता है नीचे, तो जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तो इन 3 जगहों के 8 साल के वर्ड्स आपको कलेक्ट करना, ठीक है। तो आपका ये बीच का लेवल पूरा हो गया। अब चले आओ लेवल टू लेवल कह सकते हैं या एडवांस लेवल कह सकते हैं, यानी वो लेवल, वैसे वर्ड्स जो मिलेंगे जो आपको एग्जाम में दिखेंगे, आपके लेवल में अधिकतर मिलेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, एडिटोरियल में, आर्टिकल में, कई। तो उन्हें लेना है कहाँ से? एडिटोरियल से, आर्टिकल से। जब आप पढ़ रहे होते तो वैसे वर्ड्स को इकट्ठा करिए। कौन से पेपर? लेवल टू लेवल में बात होती है द हिंदू की, और
एक और पेपर मैंने लिखा द इकोनॉमिक टाइम्स या द बिजनेस स्टैंडर्ड। क्यों लिखा? क्योंकि खासकर वैसे बच्चे जो बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकर्स बनना चाहते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत ही काम की बात है। क्योंकि अधिकतर वैसे पैसे जाते हैं जिसमें बैंक के फंक्शन, बिजनेस रिलेटेड है ना, इस सब से शब्द होते हैं, तो उनके खास मीनिंग होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो, CRR। अब ये सब के मीनिंग आप ऐसे नहीं समझ सकते जब तक आप उसे पहले से नहीं जानते, तो ये शब्द आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये तो हो गया आपके कि वर्ड्स कहाँ से लेने, समझ में आ गई बात। हमें दुनिया के सारे वर्ड्स नहीं लेने, ये इंसानी क्षमता की बाहर की बात है, बिल्कुल बेवकूफ़ी, इसकी जरूरत भी नहीं। तो हमें ये लेवल में ये 3 लेवल कवर करना है। कहाँ से वर्ड्स उठाने हैं ये मैंने आपको लिख दिया, यहाँ से वर्ड्स उठाने, सोर्स से। अब आ जाओ सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता, अहम सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि आखिर हम शब्द को तो इकट्ठा कर लिया, उसका मीनिंग भी लिख लिया डिक्शनरी से देख के, और उसको रट्टा मार। अभी लोग बताते हैं कि बेटे क्या करो, एडिटोरियल पढ़ो या कहीं से पढ़ो, उसमें रोज 20 वर्ड्स इकट्ठे करो, आपको भी बताते होंगे, और उसे याद करो, रोज मेमोराइज करो, है ना, रट्टा मारो। तो महीने में कितने, 25 दिन पकड़ दो, तो 25 और 20 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 500 वर्ड्स। वो इस तरह से आपको बताएंगे, और 6 महीने आपको बताएंगे कि 3000 वर्ड्स हो गए, जो आपके लिए सफिशिएंट है। तो कैलकुलेशन ये पेपर पे सही होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन होता नहीं, क्योंकि ये आपके अनुभव की बात भी होगी कि बहुत मेहनत करके आपने रट्टा मारा 1 महीना, है ना, तो 1 महीने में आपने क्या करा, 500 वर्ड्स। और जब पीछे के वर्ड्स को याद करने के बाद जरूरत पड़ गई आपको यूज करने की, या आप ये पता लगा रहे कि कितने वर्ड्स हमें रेडी टू यूज, तो आपको बड़ी निराशा होती है कि बहुत कम शब्द आपको रेडी टू यूज। ये दिस इज द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, एंड इट हैपेंस विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. It's not happening to you only, so don't bother about it, because you are going against science, the scientific functioning of brain. तो हम उसके नेचुरल फंक्शनिंग के अनुसार चलेंगे, तभी वो यहाँ रह पाएगा दिमाग में। तो आइए, मैंने आपके लिए फॉर्मूला याद किया है, निकाला है, मार्स पे जीएसटी। हाँ साथियों, बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है, बहुत आगे की बात मैं कर रहा हूँ। जीएसटी तो हमारे यहाँ लागू हो चुका है, कई डेवलप कंट्रीज में भी है, हमारे जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड में ये लागू हो गया है ना। तो आप कल्पना करो कि जब मार्स पे, है ना, हैबिटेशन होगा, लोग जब बसने लगेंगे और एक सभ्यता विकसित होगी शहरों की, तो वहां भी आने वाले समय में जीएसटी लागू किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है मार्स पे जीएसटी। अब ये मार्स पे जीएसटी एक्चुअली है क्या, और ये बताता क्या, आइए देखते हैं। तो M फॉर मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस मतलब, मान लो आपने एक वर्ड लिया, ठीक है, रेस्क्यू, ठीक है। अब रेस्क्यू कितने तरह से यूज होता है, रेस्क्यू नाउन की तरह यूज हो, रेस्क्यू वर्ब की तरह यूज हो, रेस्क्यू एडजेक्टिव की तरह यूज हो। तो मल्टीपल यूजेस का मतलब ये हुआ कि एक ही शब्द कितने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे यूज किए जाते। तो पहला तो आपको ये देखना है, ये ध्यान रखना, कोई भी वर्ड्स आप इकट्ठा कर रहे हो, कहीं से ढूंढ रहे हो, तो आप देखो कि पॉसिबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने यूजेज हो सकते हैं। इसका एक और फायदा होगा कि एक शब्द से आप 4-5 शब्द सीख सके। दूसरा ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब लिंक, किसी से जोड़ना। आप कोई शब्द सीख रहे हैं, रेस्क्यू मान लिया सीखा, तो इसे जोड़ो, किसी व्यक्ति से जोड़ो, किसी इवेंट से जो, अभी अम्फान आया था ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, तो उसमें क्या हुआ, रेस्क्यू का जब आप मीनिंग देखेंगे तो ये होता है किसी भी, है ना, खतरनाक स्थिति से किसी को बचा लेना, किसी की प्राण रक्षा कर लेना, है ना, उसके प्राण पे संकट है, तो वर्ब के तौर पे हो जाएगा रेस्क्यू। तो आपने देखा कि बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चले, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चले, आप जोड़ दिया अम्फान से, है ना, रेस्क्यू फोर्स, है ना, ये जोड़ दिया, रेस्क्यूइंग, बहुत सारे बने। तो एसोसिएट करो किसी व्यक्ति से, किसी घटना से, उसको जोड़ो, लिंक करो, तो लिंक के द्वारा वो शब्द आपको याद है। फिर आ जाओ आर। आर क्या है, रूट। शब्द बनने के कई सारे तरीके,
जिसमें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि शब्द का मूल शब्द होता है, ठीक है, और उसके पहले कोई टुकड़ा प्रेफिक्स कहते हैं, बाद में लास्ट में कोई टुकड़ा सफिक्स कहते हैं, लगा के बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, तो उसको बोलते हैं रूट, ठीक है। जैसे आपने क्या कहा, रिटर्न, है ना, तो रिटर्न में आपने क्या देखा, टर्न आपका रूट है, और इसमें आपने क्या करा, पहले एक लगाया री, री, री का मतलब होता है वापस आना, ये प्रेफिक्स। तो इस तरह से एक नया वर्ड तैयार हुआ, रिटर्न। तो आप जो वर्ड कलेक्ट कर रहे हो, जो लिख रहे हो आप वोकेबलरी के लिए, उसका रूट देखो कि रूट वर्ड क्या है। तो रूट जानने से आगे क्या फायदा होगा कि उस रूट से बना हुआ जितने शब्द आप देखेंगे तो आपको एक मेमोरी में वो लिंक करना आ जाएगा, आप समझने लग जाएंगे कि आखिर इसकी मीनिंग क्या हो। फिर आ जाओ एस। एस मतलब क्या है कि आप जो शब्द लिख रहे हो, है ना, जो नोट करा, उसको क्या करो आप अपने सेंटेंस में यूज करो। यहाँ मैं एक बहुत मजेदार बात कहता हूँ अपने क्लास में भी, आपको भी कहना चाहता हूँ, इन फनी सेंटेंस। हाँ जी, कैसे वाक्य बनाने हैं, फनी सेंटेंस। गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर, ये नहीं बना, ठीक है, फनी बनाना, और अपने नजदीकी लोगों से संबंधित बनाना, परिवार के लोगों, दोस्तों के बारे में, खुद के बारे में, ठीक है। यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी, सो एवरीथिंग मस्ट बिगिन विथ यू। यहां से शुरू करो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, वहां से बात शुरू करो, कहानी शुरू करो। तो आप फनी सेंटेंसेस बनाइए। क्यों फनी सेंटेंसेस? अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन। साइकोलॉजी क्या कहता है, आप जरा गौर करो, आप रोजमर्रा की बातों पे भी गौर। आपने बहुत सारी घटनाएं देखे, बहुत सारी बातें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। कैसी बातें होते हैं? या तो बातें बहुत चटपटी होती, या बातें बिल्कुल अटपटी होती है, बेढंगी बात। तो वही साइकोलॉजी इस्तेमाल करना है आपको, वर्ड्स के साथ क्या करना है, उसे चटपटे एग्जाम्पल में, चटपटे सेंटेंसेस में बनाने। ओके, तो जैसे आप क्या कह, रंभा। रंभा कौन है? मेरे पड़ोस में एक है ना, ये डॉग है, फीमेल है, ठीक है। तो वो क्या करती है, रंभा इज डांसिंग, या रंभा इज टेकिंग डांसिंग क्लासेस। रंभा नृत्य सीख रही, डांसिंग क्लास ज्वाइन की। अरे बात समझ। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे फनी सेंटेंसेस में। फिर आ जाओ प्रेफिक्स। आपको ऊपर ही बताया था कि वर्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया है ना, रूट के साथ उसके ठीक पहले लगता है जो टुकड़ा, वो प्रेफिक्स। प्रे मने पहले होता, फिक्स मने लगाना, और बाद में जो लगते हो सफिक्स होते। तो आप प्रेफिक्स देखो कि जो वर्ड आपने लिखा उसमें क्या कोई प्रेफिक्स भी है। तो इससे क्या फायदा होगा, बहुत सारे प्रेफिक्स सफिक्स के लिए तो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल पे भी रहते हैं और वीडियो में। तो आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि आ री, री का मतलब होता है वापस आना, ए का मतलब होता है ना, नहीं, ए का मतलब होता है, बहुत सारे मीनिंग। तो आप प्रेफिक्स अगर जान जाएंगे तो उससे भी उस शब्द के मीनिंग को आप बहुत बढ़िया से एसोसिएट कर पाएंगे, आपको याद रहेगा। अब आ जाओ जी। जी स्टैंड फॉर ग्रुपिंग। शब्दों को ग्रुप में डालिए। मैंने क्या बोला आपको कि मान लो एक वर्ड है रेस्क्यू। अब रेस्क्यू का मतलब होता है प्राण रक्षा करना, किसी संकट की स्थिति में किसी की जान बचाना। तो इसे किस ग्रुप में डाल सकते हैं आप? हेल्प वर्ड करके एक ग्रुप डाल सकते हैं। हेल्प एक तरह का हेल्प है, तो हेल्प वाले वर्ड में इसको डालो हेल्प ग्रुप में। या आप इसको एक और ग्रुप बना सकते हो, डिजास्टर, कैलामिटी, आपदा, प्राकृतिक विपत्ति। अरे बात समझिए, जैसे बाढ़ में, तूफान में, लैंडस्लाइडिंग में, तो ये सब क्या है, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। तो आप डिजास्टर वर्ड करके एक ग्रुप बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं रेस्क्यू। एक ये हो गया। अब आ जाओ एस। एस स्टैंड फॉर सफिक्स। पहले ही बोला था, रूट के लास्ट में जो शब्द का टुकड़ा लगता है। तो आप देखो कि आपने जो वर्ड लिखा, क्या उसके लास्ट में कोई ऐसा टुकड़ा सफिक्स है, तो उसकी मीनिंग कैसी होगी। और टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, टोन। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में भी कभी कभी ये सवाल पूछे जाते हैं कि टोन क्या, और क्लोज टेस्ट में तो वरदान के रूप में काम करेगा। जब आप ब्लैंक भरने लगेंगे तो आपको टोन बहुत मदद करेगा। ये आपको जब क्लोज टेस्ट दिखाऊंगा तो सब बात समझ में आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि वी हैव गॉट दिस फैंटास्टिक फॉर्मूला, मार्स पे जीएसटी। ये काम करेगा। आप इस तरह से अगर वर्ड्स को देखेंगे, है ना, तो आपके मेमोरी में वर्ड्स ज्यादा, क्योंकि दिस इज द प्रैक्टिकल मैप मैंने दिया है। मैं कोई थियोरी की बात नहीं कर रहा,
है ना। तो जब आप प्रैक्टिकल मैप के सहारे चलेंगे तो वो बातें इट विल डीप इम्बेडेड इन योर ब्रेन, गहरा दर्ज हो जाएगा, वो जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और इन सारे बातों के साथ एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू रिवीजन। कहीं भी कुछ भी हम पढ़ते हैं, कुछ भी अगर जहन में रखना चाहते हैं, मेमोरी में ज्यादा दिन तक रखना चाहते हैं, तो रिवीजन, पीरियोडिकल रिवीजन, एक निश्चित समय पे रिवाइज करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी सारी बात जो आज आपको मैंने बताया वो वाकई आपके लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, आपकी इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग को बहुत आसान बना सकता है, और एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब अब आप बड़ी आसानी से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। तो बताइएगा जरूर कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, है ना, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बराबर प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए ऐसे बहुत यूजफुल वीडियोज लाऊं और बड़े आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं। उम्मीद है कि मेरी कोशिश जरूर रंग ला रही होगी। अब फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।